जनसंख्या, पॉपुलेशन, इसकी बात करेंगे आज। इससे पहले कि हम जनसंख्या के बारे में बात करें, ये हिंदुस्तान की जनसंख्या है तकरीबन 134 करोड़ 2017 में। हर 10 साल में सेंसस होता है, जनसंख्या गिनी जाती है। 2011 में आखिरी हुई थी, अब 2021 में होगी। तो हमारी पॉपुलेशन आप देखें, होती क्या है पॉपुलेशन, कितने लोग हैं हमारे देश में, कितने लोग, अगर प्रिसाइसली बताऊं तो 133.92 और अब तकरीबन 135 से 140 हो जाएंगे 2021 तक। अब अगर पॉपुलेशन हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की थोड़ी स्टेबल ही रही, हमारी जनसंख्या काफ़ी बड़ी है और चाइना को हम कुछ समय बाद 2030 की बात लोग कहते हैं, इसको हम पार कर लेंगे, क्योंकि हमारी और चाइना के पॉपुलेशन में अंतर मात्र 5 करोड़ का है। चाइना विश्व का सबसे पॉपुलस देश है, दूसरे नंबर पे ये जो ख्याति है ये हमें प्राप्त है। लोग, पॉपुलेशन, ये आता है शब्द पीपल से, आदमी, औरत, बच्चे। हम लोग रिसोर्सेज बनाते हैं और रिसोर्सेज को यूज करते हैं, संसाधनों का उपयोग और उपभोग दोनों हम करते हैं। जैसे एक पत्थर या कहें कोल, वो एक पत्थर है। जब तक हम कोई टेक्नोलॉजी यूज ना करें, इसको उपयोग में ना लाए, कौन करता है इसे? जब तक उपयोग में ना लाए वो तो पत्थर ही रहेगा। लोग करते हैं इसको। सुनामी कब डिजास्टर बनता है? लोग जब इफेक्ट होते हैं। अगर किसी जगह ज्वालामुखी फटा, एक भी आदमी का नुकसान नहीं हुआ, तो आप नहीं कह सकते कि लोगों का नुकसान हुआ है। तो ह्यूमन एक रिसोर्स है, लोग, मैं और आप भी एक संसाधन है, रिसोर्सेस है। पॉपुलेशन यानी कि पूरा काउंट, आप एक एक को काउंट करिए, हेड काउंट, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, हर तरीके के लोग, आदमी, औरत, ट्रांसजेंडर, सारे सिटीज में, सारे स्टेट में। ये सोशल स्टडीज का, जब भी हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, वहां पर ये सेंट्रल एलिमेंट होता है। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं सरकार की। सरकार कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए यह देखती है कि पॉपुलेशन कहां है। इसका मतलब सारे दृष्टिकोण, सारे नजरिए, या ये कहें एक चश्मा है, इस चश्मे को, स्पेक्स को पहन के, स्पेक्स को गवर्नमेंट पहनती है और इसके हिसाब से देखती है कि इस पॉपुलेशन के लिए या उस पॉपुलेशन के लिए उसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे आगे बढ़ाना है लोगों को। हम और आप, ह्यूमन बीइंग्स, हम जैसे मैंने बताया उपभोग भी करते हैं और उपभोक्ता भी हैं और बनाते भी हैं चीजों को। तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि पॉपुलेशन कितनी है, क्या साइज है उसका, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, यह जानना जरूरी है। तो साइज मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। साइज का तात्पर्य क्या हुआ? आप आए उत्तर प्रदेश पे, 23 करोड़ जनसंख्या है फिलहाल 2020 में। यहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत डेंस पॉपुलेशन है। अगर आप कानपुर चले जाएं, बनारस चले जाएं, बहुत सारे लोग बहुत रहते हैं, बहुत सारे लोग एक जगह पर रहते हैं, एक इलाके में। लेकिन अगर आप राजस्थान पर चले जाएं, और वो भी उसका सुदूर इलाका, वेस्टर्न इलाका, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, मिजोरम वगैरह में वह इलाके हैं, वहां पर बहुत कम लोग हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन उनका अनइवन है। दिल्ली में अगर आप आ जाएं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। हर आदमी यहां आता है किसी भी काम से, उनके यहाँ हेडक्वार्टर हो सकते हैं, एग्जाम देने आता है या पैसा कमाने आता है। तो यहां पर आपको जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, लोग जो हैं
एक इलाके में वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, एक शब्द सेंसस ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। सेंसस का मतलब होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं किसी घर में गया, आपके घर आया और आपके घर में 4 लोग हैं, तो मैं गिनती कर लूंगा 1 2 3 4। लेकिन जब ये सरकार करती है और ये किसी घर के लिए नहीं करती है, ये पूरे देश के लिए करती है, हर घर के लिए करती है। इन्यूमरेशन मतलब होता है काउंटिंग। वो ऑफिशियल काउंटिंग करती है कि कितने लोग हैं इस देश में, और ये पीरियोडिकली होता है। नॉर्मली हर 10 साल में, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, 2021 में होगा, हर 10 साल में पूरे देश का सेंसस होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑफिशियल इन्यूमरेशन मतलब होता है कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। पीरियोडिकली होता है मतलब हर 10 साल में होता है। तो शुरुआत हमने की थी, शुरुआत इस बात की हुई थी 1872 में, लेकिन इसको काफी समय गुजर गया। 1881 में पहला सेंसस हुआ था, 1881 में। उसके बाद हर 10 साल में पूरे देश के जितने लोग हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है, जाना जाता है कितने लोग हैं। और ये केवल काउंटिंग नहीं होती है, लोगों की काउंटिंग नहीं होती है, इसमें डिपेंड करता है डेमोग्राफी क्या है, लोग कौन कहाँ रह रहे हैं, किसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ गरीब रह रहे हैं, कहाँ अमीर रह रहे हैं, कहाँ अगड़ी जाति रह रही है, कहाँ पिछड़ी जाति रह रही है, कहाँ औरतें ज्यादा रह रही है, कहाँ पुरुष रह रहे हैं, ये कहाँ कम उम्र के लोग ज्यादा हैं, कहाँ ज्यादा उम्र वाले हैं, कौन सी ऑक्यूपेशन के लोग, कौन सी जॉब वाले लोग, नौकरी धंधे वाले लोग कौन से कहाँ रह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कहें कि बहुत बड़ा तरीके का डेटा है। एक डेटा कैलकुलेट करने से इतना सारा डेटा निकल आता है, जो सेंसस इसलिए बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। जैसे मैंने बताया 1881 से शुरू हुआ। अब आप 10-10 साल जोड़ दीजिए, ऐसे 10-10 साल जोड़ दीजिए, आप 2001 तक पहुंच जाएंगे। 2020 में है हम लोग, 2019 खत्म हुआ है अभी, 2021 में सेंसस होगा अगला। तो ये सेंसस जैसे मैंने बताया, ये बहुत सारी जानकारी देता है। हमें क्या क्या मिलता है इससे? पहली चीज कि लोग कितने हैं, लेकिन लोग किस तरीके के, कहां के, कैसे लोग हैं। यानी हमको 3 अगर बड़े सवाल इसमें उठाए जाएं, क्या क्या, किस चीजों का आंकड़ा, किस चीजों की स्टैटिस्टिक्स मिलती है, तो पॉपुलेशन साइज है क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लोग कितने हैं और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से वितरित हैं ये लोग, ग्रोथ क्या हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ यहां पर किस जगह ज्यादा है, किस जगह कम है, पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रही है, प्रोसेस क्या है पॉपुलेशन चेंज का। कहीं पर बहुत कम पॉपुलेशन होगी, दूर दूर घर होंगे, लेकिन आप जोड़ेंगे तभी उसको पॉपुलेशन माना जाएगा। कई पॉपुलेशन ग्रोथ के अगर बारे में बात करें तो किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हो रही है। मान लीजिए 1 लाख थी, 2 लाख कैसे हुई, एक जगह 1 लाख से 10 लाख कैसे हुई, और जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब लोगों की जो पॉपुलेशन है उनका उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको साइज पहले बताऊं। साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर हम, चलिए एक जो फिक्स जो चीज हमारे पास आंकड़ा है उससे शुरू करते हैं। मार्च 2001 की अगर मैं बात करूं, एक आंकड़ा आपको लग जाएगा। तो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 100 करोड़ की थी। 100 करोड़ की 1 मिलियन जो होता है 10 लाख होता है, ठीक। तो आप मान लीजिए कि 102 करोड़ करीब हमारी पॉपुलेशन हुआ करती थी, जो कि 134 मान लीजिए, 134 करीब है अभी। जो पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 16.7% थी। पूरे विश्व की पॉपुलेशन उठाइए, इंडिया की पॉपुलेशन उठाइए, परसेंटेज निकालिए, आपको कितना मिल जाएगा? 16.7। लेकिन आप देखें अब जितनी जमीन है पूरे विश्व में, हमारी जो जमीन है वो केवल 2.4% है, जबकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ 16.7% है। विश्व की पूरी पॉपुलेशन में 16.7% हमारा है, लेकिन जमीन हमारे पास कितनी है, जगह कितनी है? ओनली 2.4%। मैंने आपको बताया कि सबसे पॉपुलेटेड जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश है। अभी की फिलहाल मैं एग्जांपल दूं तो 23 करोड़ है, लेकिन उस समय 2001 में ये तकरीबन 17 करोड़ थी।
16.6 मिलियन, यानी 17 करोड़ करीबन पॉपुलेशन थी वहां पर, जो कि पूरे हिंदुस्तान के 16% थी पॉपुलेशन। 16% पूरे देश की, मतलब हर, देखिए कितने सारे लोग एक जगह उत्तर प्रदेश में रहते थे। इसी तरीके का एग्जाम्पल आपका बिहार का है, यहां का भी एग्जाम्पल हम लेंगे। लेकिन अगर हम सिक्किम पर चले जाएं, मैं 2001 की ही बात कर रहा हूं अभी, मात्र 5 लाख, मात्र 5 लाख पूरे सिक्किम की, मतलब करोड़ों में भी नहीं आई है, तो ये 10 लाख भी नहीं पहुंची। और अगर लक्षद्वीप में जाए वहां तो लाख भी नहीं पहुंची, बल्कि आधा लाख है, 60,000। अब 60,000, और आप देखें कि लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 2020 में, यानी कि 20 साल बाद केवल 64,000 हुई है, मात्र 4,000 पॉपुलेशन वहां बढ़ी है। क्या कारण होंगे इसके, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। क्या लिटरेसी इसमें रोल प्ले करती है? बिल्कुल करती है। ये इलाका मैं जो दिखा रहा हूं, उत्तर प्रदेश बहुत हाईली पॉपुलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए, मिजोरम की भी पॉपुलेशन कम है। मैंने सिक्किम की बात की थी, सिक्किम की पॉपुलेशन अभी मैंने आपको बताया 5 लाख 2001 में। अब इन बड़े बड़े स्टेट्स की बात करते हैं, या पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बड़े स्टेट की बात करते हैं। 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 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 5 स्टेटों को मिला लीजिए, ये राज्यों को 5 को मिला लीजिए, पूरे देश की आधी पॉपुलेशन यहां रहती है, 46.6%। मैं एक उसको अगर 47 भी कर दूं तो पूरे 5 स्टेट ऐसे हैं जो पूरे देश की आधी जनसंख्या अपने अंदर समाये हुए हैं। मोस्टली पॉपुलेशन कहां कहां रहती है? 50%। फिर से बताता हूं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरे 48.8%, 49 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, चलिए 50%, 50% पॉपुलेशन 2001 का आंकड़ा मैं ले रहा हूं। अब एक पाई चार्ट दिखाता हूं आपको। इस पाई चार्ट में जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 2001 की बात कर रहा हूं, तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 16.7 इस केक का पीस हमारा है। और अगर हमारे पास जगह कितनी है, पूरे विश्व के जमीन की जगह लें तो हमारा जगह केवल 2.4% है। मैं ये बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि 2.4% जगह है, लेकिन पॉपुलेशन 16.7% है। अगर 2.4% जगह है तो 2.4% ही तो पॉपुलेशन होनी चाहिए थी, अगर आइडियल कंडीशन देखा जाए तो। यहां मैं करीबन 51%, क्योंकि 48.8% अभी हमने देखा। हम ये सारे स्टेट मिला लें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 5 को मिला लें तो तकरीबन एक राउंड नंबर ले लें तो 50% जनसंख्या पूरे देश की वो यही रहती है, इन 5 प्रदेशों में रहती है। इसलिए इन प्रदेशों का नाम आप काफी सुनते होंगे, पॉपुलस क्षेत्र है ये। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण डेंसिटी के हिसाब से कैसा है? डेंसिटी, ये इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसे किया जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। मान लीजिए आप एक एरिया ले लीजिए, इस एरिया में मान लीजिए 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया है। एक बॉक्स बना लीजिए, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का दायरा बना लीजिए। यहां पर इस 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? मान लीजिए 200 है, तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी इस एरिया की हो गई 200, मतलब 200 पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर ले लें और आप कहें कि 200 है, तो फिर आप क्या कहेंगे? 200 डिवाइडेड बाय आपको जो किलोमीटर है पर यूनिट एरिया करना है इसको, तो ये 10 है, 2000 कर दीजिए। वैसे इसको 10 बाय 10 इंटू 10 कर दीजिए। वो 1 किलोमीटर था ना, इसको 1 किलोमीटर बनाना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 2000 बाय 10 इंटू 10, तो कितनी हो गई है? आप 10 किलोमीटर में 2000 कर रहे हैं, तो आपके कितना आएगा? केवल 20 ही तो आएगा। तो अब आप बताइए मुझे कि दोनों को बराबर कर दिया हमने, मतलब एरिया बराबर कर दिया। तो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर में 200 पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको देखें कि 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर में
2000 है, लगती बड़ी है, लेकिन जैसे हमने 1 किलोमीटर में निकाला, मात्र 20 लोग रह रहे हैं इस इलाके में, मात्र 20 लोग रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसे कहते हैं। 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी हिंदुस्तान की थी 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब विश्व पूरे देश में 1 किलोमीटर में का अगर जायजा लिया जाए तो 324 लोग रहते हैं, 324 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में। काफी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा देश, और लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग डेंसिटी है। वेस्ट बंगाल अगर आप जाएं, पश्चिम बंगाल, तो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर एरिया में 904 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर मतलब छोटे से एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश में चले जाए तो वहां पर इतने ही बड़े इलाके में, ये दोनों जगह दिखा दूं मैं, ये पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, 904 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश पे आ जाइए, सबसे ऊपर टॉप पे, यहां पर क्या आएगा, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर में मात्र 13 लोग रहते हैं, 13 लोग रहते हैं। तो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के दायरे में आप सोचें 13 लोग रहते होंगे और एक ही जगह पे 904 लोग रहते होंगे, कैसे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जो रीजन है कि कम लोग क्यों रह रहे हैं या ज्यादा क्यों लोग रह रहे हैं, ये इसका कारण ये है कि कई ऐसे इलाके हैं, अगर रिसोर्सेस, कंडीशंस, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, गंगा, यमुना, जितनी भी बढ़िया बढ़िया रिवर्स हैं, जलोढ़ मिट्टी आती है, खेती होती है, टेम्परेचर अच्छा है, रहने का जो माहौल, वातावरण अच्छा है, क्लाइमेट ठीक है, तो लोग इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा रहते हैं, अच्छे खासी पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप चले जाएं मेघालय, अगर आप उड़ीसा वगैरह भी चले जाएं, वहां पर क्या है कि एक तो टेरेन अंड्यूलेटेड है, प्लेन्स नहीं है, तो यहां पर कैसे लोग रहेंगे, फिर भी लोग रहते हैं लेकिन ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। दूसरा यह है कि क्योंकि दूरी है, पहाड़ है और क्लाइमेटिक कंडीशन बड़ी अनफेवरेबल है। उड़ीसा में चक्रवाती आता रहता है, चक्रवाती जो जिसे कहते हैं चक्रवात के द्वारा जो हवाएं आती है, बरसात आती है, और उड़ीसा में हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन फैनी आया था अभी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में चले जाएं आप, ठंडा डेजर्ट है, तो वहां लोग कैसे रह सकते हैं, -40 तक टेम्परेचर जा रहा है वहां पे। तो अगर आप देखें हिली डेसेक्टेड रॉकी नेचर जो है टेरेन का, जहां पर कटी पटी तटरेखा हो या कटी फटी अंडुलेटेड टेरेन हो, ज्योग्राफी उसकी बड़ी अजीब सी हो, वहां पर मुश्किलात होती है। तो ये जो 5 स्टेट मैंने बताए थे कि 50% लोग करीब रहते हैं, वहां पर रहने की, जीने की व्यवस्था अच्छी है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अच्छी है, क्लाइमेट जो टेरेन है कुछ इस तरीके से नहीं है, अगर माउंटेन है भी तो वो उसके बीच में प्लेन्स है, रास्ते अच्छे हैं, मतलब रास्ते बनाए जा सकते हैं, चीजें पहुंच सकती हैं, लोग खेती कर सकते हैं। तो ये सारे रीजन है कि लोग कहाँ ज्यादा रहते हैं, कहाँ कम करते हैं। ठीक, जिसे हम देखते हैं कि जहां पर कम फर्टाइल सॉइल है, जहां जमीन उपजाऊ नहीं है, वहां भी आपको कम लोग मिलेंगे। जहां हम नदर्न प्लेन की बात करते हैं, ये नदर्न प्लेन हो गया, हमने पहले काफी बात कर ली थी नदर्न प्लेन क्या है। ये उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल हमने अभी इसकी बात की, बिहार। तो ये जो इलाके को मैं बना दूं तो यही हमारा नदर्न प्लेन हो, यही बेल्ट है हमारा नदर्न प्लेन का। अब केरल में आ जाइए, ये जो इलाका है साउथ में, केरल को बहुत अच्छी बरसात मिलती है, बहुत बढ़िया। तो ये जो ऊपर का इलाका है और केरल का इलाका है, वहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है लोगों की, क्योंकि जमीन अच्छी है, पैदावार अच्छी होती है, बरसात अच्छी होती है, इसके अलावा जमीन समतल है, प्लेन है। तो एक इंसान के रहने के लिए जो वातावरण चाहिए, जलवायु चाहिए, संसाधन चाहिए, वो अवेलेबल है यहां पर, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए लोग यहां रहना चाहते हैं, इसलिए लोग यहां रहते हैं पर किलोमीटर बाय किलोमीटर। एक और चीज बता दूं आपको, बांग्लादेश और जापान ऐसे इलाके हैं, ऐसे देश जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे ज्यादा है। मैंने अभी 324 करीब की बात की थी, यहां पर हमसे ज्यादा है। ध्यान रहे, बांग्लादेश हमसे ही अलग हुआ है, यानी अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता तो हम लोग शायद
टॉप पे होते। देखिए आप कहेंगे चाइना में ऐसा क्या है, चाइना जो है वो बड़ा बड़ा उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो वहां पर डेंसिटी वैसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ है। आप कहते हैं ना इस चाइना का नाम क्यों नहीं आ रहा है। मैं आपको 2001 का मैं जो आइडिया बता रहा था, जो आपकी किताब में दर्ज है, वहां पर 501 और 501 से ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, जनसंख्या घनत्व, उसमें केरल आता था, उत्तर प्रदेश आता था, बिहार आता था, वेस्ट बंगाल आता था। ये सारे वो इलाके थे जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में 500 या 500 ज्यादा लोग रहते थे। थोड़ा सेकंड रीजन में आ जाइए आप, नर्मदा के ऊपर का इलाका जो है, ये सारे इलाके, और आसाम वगैरह में चले जाइए तो 250 से 500 लोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक। और थोड़ा नीचे आ जाइए 101 से 250, तो कुछ इलाके इसमें हैं, नहीं कुछ इलाके इसमें ऐसे हैं जो मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो कह रहा था वो 101 से 250 है। इसको जरा मैं चेंज करता हूं, 250 से 500 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आता है, गुजरात आता है, ठीक। थोड़ा मैंने अपनी चीजें चेंज की यहाँ पे। और अगर आखिर में आ जाए 100 या उससे कम लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सारे आ गए। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी बड़ी वेरी करती है हिंदुस्तान में। चलिए उसको छोड़िएगा, अब आइए 2019 में। ये देखिएगा आप 2019 में, यहां पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो ऑरेंज है वो सबसे पॉपुलस जगह है। उसके बाद दूसरे इलाके जो आते हैं वो जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आ गया, बिहार आ गया। उसके बाद आप आएंगे तो आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश मिलेगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब केरल जो हो गया, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो पॉपुलेशन कम है, लेकिन क्योंकि जनसंख्या घनत्व इसका अच्छा खासा है, पॉपुलेशन कम है लेकिन जगह भी तो कम है, राइट। तो ये सारी मैंने 2019 का बताया है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मैं अभी जैसे बता रहा हूं 23 करोड़ की है। और जैसे मैं आपको बता रहा था लक्षद्वीप मात्र 64,000 लोग हैं, 60,000 थे 2001 में, 64,000 हुए हैं। अंडमान निकोबार में आप देखिए 3,80,000, मात्र 3,80,000, क्योंकि लेकिन इसमें जगह बहुत है। अंडमान निकोबार वगैरह जो पोर्ट ब्लेयर वाले इलाके होते हैं, नील हैवलॉक, यहाँ काफी लोग रहते हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन है। अगर आप जम्मू कश्मीर का देखें, इतना बड़ा इलाका है, वैसे तो अब ये स्टेट नहीं रहा, अब ये यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन इसकी इतनी हॉस्टाइल है, वहां पर आपको मात्र 1.2 करोड़ लोग मिलेंगे, 1.25। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका मतलब यह होता है कि चेन डिटेक्शन, जितने लोग थे किसी समय में और कितने हो गए किसी एक समय के बाद। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि कितना पॉपुलेशन बढ़ गई या पॉपुलेशन कम हो गई, कितना पॉपुलेशन बढ़ी, कितने पॉपुलेशन कम हुई। तो इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो आपके पास एब्सोल्यूट नंबर्स है, एन कर देते हैं इसको। दूसरा तरीका है ये परसेंटेज चेंज पर ईयर, प्रतिशत में कितना चेंज हो रहा है। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब क्या है, इसमें क्या करेंगे, 2001 की पॉपुलेशन लीजिए, 2011 की पॉपुलेशन लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, इतना इंक्रीमेंट हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं 2001 में मान लीजिए 100 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1991 में मान लीजिए 80 करोड़। तो 1991 और 2001 के पॉपुलेशन को माने तो जितना जनसंख्या का ग्रोथ हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वो है 20 करोड़। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज, एब्सोल्यूट नंबर हो गया। एब्सोल्यूट नंबर इस तरीके से आ गया, ठीक। परसेंटेज की बात, अगर आप रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यह होता है किस तेजी से या किस स्पीड से, रेट क्या है, रेट मतलब होता है स्पीड में यूज करते हैं ना हम लोग, रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार। तो यहां पर हम जो रेट ऑफ इंक्रीज है, जैसे हमने कहा 2% पर एनम है, इसका मतलब यह है कि 2% हर साल में बढ़ जाते हैं, पर मतलब परसेंट पर एनम कहा, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं,
मान लीजिए पॉपुलेशन जो है वो 2018 में 200 थी, 2019 में आए हम, ये जो पॉपुलेशन है वो हो गई 204। ठीक, तो 204 माइनस 200 बाय 200, 204 माइनस 200 बाय 200, ये जो वैल्यू है 204 माइनस 200 बाय 200, ये 204 लिख दिया मैंने, इसको मानिएगा 200। ठीक है, 204 माइनस 200 बाय 204 माइनस 200 बाय 200, 4 बाय 200 है ये, इसका परसेंट मल्टीप्लाई 100 भी कर दीजिए, तो आप देखेंगे 2% हो गया। तो हम ये कहेंगे हर साल 2% ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये परसेंटेज में है। तो ये तरीका है आपके इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। ठीक, तो ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ बनता है, ये एनुअल है, ये एनुअल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2018 में मान लीजिए 500 है, 500 एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और 700 2019 में 700 हो गई। तो अगर इसका एब्सोल्यूट देखेंगे तो 700 माइनस 500 हो गया 200, लेकिन अगर हम इसका परसेंटेज देखेंगे तो 700 माइनस 500 बाय 500 करेंगे, इंटू 100 कर दीजिए, तो 200 बाय 500 इंटू 100 कितना हो गया ये 5 4 20। तो हम ये कहेंगे 40% ग्रोथ हुआ है, 40% रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है। तो आप समझ सकते हैं, आप कंप्यूट भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है ये इंक्रीज हो रही है, 36 करोड़ थी 1951 में, अब हम 102 करोड़ हो गए 2001 में। 50 साल में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है, तकरीबन 3 गुना। 1981 से जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो मैंने अभी आपको मैथमेटिक्स से भी समझाया, वो कैसे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट जो हो रही है, बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी यहां पर अभी बताऊंगा आपको, कैजुअलिटी कम हो रही है, चाहे बच्चों में हो चाहे बूढ़ों में हो। जैसे अगर मान लीजिए एक और आदमी और एक औरत है, वो बच्चे पैदा करेंगे 5, 8, 10, 12। ठीक, 1981 तक जब सरकार आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी, प्रेशर दिया, कई लोगों की नसबंदी कराई। तो परिवार नियोजन उनको पैसे देने लगे कि भाई आपने नसबंदी कराई है तो आपको पैसे मिलेंगे। तो 2 से 3 बच्चे फिर लोगों ने पैदा करने शुरू किए, 2 बच्चे ही अच्छे। तो इसका मतलब यह है कि लोग जो बच्चे पैदा कर रहे थे वो कम हो गए। पहले जो ये चीज 2-4 चीजें आएंगी इसमें, ध्यान से सुनिएगा। एक तो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, लोगों ने इतना ही करना शुरू कर दिया, और आज के समय केवल 1 कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कॉपर्टी, नसबंदी, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज करके सरकार ने प्रमोट करना शुरू किया कि भाई रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कम हो गई। उस समय की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ ग्रोथ कैसे कम हुआ। लेकिन अब यहां पर एक नंबर से बताता हूं, 1951 और 2001 देखिएगा। पॉपुलेशन मैंने बताया आपको 36 करोड़ थी, आज हमारी 102 करोड़ 2001 में, और अब हम करीबन 134-35 करोड़ पे आ गए। तो पॉपुलेशन का एनुअल ग्रोथ रेट देखिएगा, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, इसमें देखें कि 1.25 हुआ, फिर बढ़ा, 1981 के बाद फिर कम हुआ, 2.22 से 2.14 हो गया, और उससे नीचे 1.93 हो गया। तो 1981 से गिरा है पॉपुलेशन, जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है। हिंदुस्तान, इंडिया पॉपुलेशन और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो उसमें थोड़ा परिवर्तन देखिएगा कि हम यहां पर ईयर के हिसाब से 1981 के बाद ये कम होने लगा, थोड़ा ग्राफ ऊपर चढ़ा, उसके बाद 1981 के बाद ये थोड़ा नीचे की तरफ आया। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बाहर आप देख ही रहे हैं, वो तो खैर अच्छे खासे बढ़ ही रहे हैं, रेट चेंज हुआ है। कैसे बदलती है, चेंज होती है, कैसे ग्रो करती है, तो 3 इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली चीज है बर्थ रेट, दूसरी है डेथ रेट, और तीसरी बात आती है माइग्रेशन। ये तीनों कारक है या फैक्टर्स है,
बर्थ रेट मतलब आप देख लीजिए, 1000 लोग ले लीजिए, 1000 में से कितने बर्थ हो रही है, मतलब 1000 में कितनी बर्थ हो रही है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जीवित बर्थ। जैसे 1000 में से कितनी जीवित बर्थ होती है, लाइव बर्थ जिसे कहते हैं, बर्थ रेट उसे कहते हैं। रेट हमेशा किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये जो नंबर मैंने बताया 20, ये रिस्पेक्ट 1000 के रिस्पेक्ट में है। उसके बाद फिर बर्थ रेट ये हायर हुए है, डेथ रेट से ज्यादा ही रहा है। दूसरी चीज डेथ रेट, डेथ रेट का मतलब ये होता है कि कितनी मृत्यु हो जाती है 1000 लोगों में, 1000 लोगों में कितनी कितनी की मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए 100 है, तो 100,000 में मर जाते हैं, देहांत हो जाता है, उसे हम डेथ रेट कहेंगे। हिंदुस्तान में जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट है वो कम हो रहा है, और क्योंकि डेथ रेट कम हो रहा है, लोग कम मर रहे हैं, इसलिए इंडियन पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब ध्यान रहे कि जब डेथ रेट कम हो जाती है और बर्थ रेट बढ़ जाती है, बर्थ रेट मतलब बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं या ज्यादा जी रहे हैं, लाइव बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उसके अलावा बर्थ रेट जो हो गए वो बढ़ रही है, डेथ रेट कम हो रही है। मतलब पहले 60 साल थे, फिर 65 हो गया, अब 70 साल, 75, 80 तक लोग जी रहे हैं। अब मैं एग्जांपल अगर लूं, 2001 की बात मैं करूं, और कोई एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए एक डेथ रेट ले लीजिए, या और 2011 में ये डेथ रेट थी 80, अब हो गई 20। 1000 में 80 आदमी मर रहा था, अब 1000 में 20 आदमी मर रहा है, यानी कि 60 लोग कम मर रहे हैं, और बर्थ रेट बढ़ रहा है। मतलब बच्चे जो पहले उनका देहांत हो जाता था 1 साल पहले, वो अब जीवित रह रहे हैं, तो बच्चे भी जी जा रहे हैं, और जो बुजुर्ग है, जो जिनकी एक लाइफ हो चुकी है, वो खत्म होने वाले हैं, वो और भी आगे जी रहे हैं। तो बुजुर्ग भी जी रहे हैं, बच्चे भी जी रहे हैं, तो इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। पहले क्या होता था कि बच्चे जो है पहले, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी उतनी नहीं थी, तो बच्चे डेथ हो जाती थी। 1980 वगैरह की बात करूं मैं, उससे पहले की, तो बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती थी, उतने बच्चे नहीं पैदा हो पाते थे, और जो डेथ होती थी वो 55-60 में लोगों की डेथ हो जाती थी। तो इसीलिए आप देखें कि जो डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट का, वो कम हो गया है, पहले ज्यादा था। इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन कम तभी होगी या तो बच्चे कम पैदा हों, या बुजुर्ग जो है वो अपनी एज जो उनकी अटेन होनी है, जो एक नॉर्मल एज है, उसमें उनका देहांत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज हो गई है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई है, बुजुर्गवार भी जी रहे हैं, और बस मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी हो गई कि बच्चे भी जी रहे हैं, उनको बचपन में इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, तपेदिक के, BCG, ये सारे इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है यहां से वहां जाना, विस्थापन, इधर से उधर जाना। एक बंदे का एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन किसी भी कारण से हो सकता है, मोस्टली काम के कारण होता है। तो एक बाउंड्री के अंदर हो सकता है। मान लीजिए एक मध्य प्रदेश का आदमी है, वो चला गया दिल्ली, वो दिल्ली चले जाता है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे? ये एक स्टेट की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है, हम किसी भी जगह जा सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, कहीं भी घर ले सकते हैं। तो लेकिन अगर एक मध्य प्रदेश का आदमी मान लीजिए वो चाइना चला जाता है, या मान लीजिए कनाडा की सिटीजनशिप लेके वहीं ठहर जाता है, वहीं का सिटीजन हो जाता है, तो उस आदमी को हमको पॉपुलेशन से हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें इंटरनल माइग्रेशन, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है देश में ही, तो वो पॉपुलेशन को चेंज नहीं कर रहा। पॉपुलेशन तो वो तो आदमी है तो इंडिया में ही ना, चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में चला जाए, वो इंडिया में ही तो है, तो इंडिया की पॉपुलेशन से उसको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक आदमी बाहर चला गया, तो चाइना अगर चला, मान लीजिए चाइना चला गया, तो चाइना की पॉपुलेशन एक बढ़ जाएगी, इंडिया की पॉपुलेशन एक आपको घटानी पड़ जाएगी, एक पॉपुलेशन घट जाएगी। ठीक, एक जो इंटरनल पॉपुलेशन है वो साइज तो नहीं घटाती बढ़ाती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश से दिल्ली जाने लगते हैं, तो दिल्ली के जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, वो बढ़ जाएगी, और जो मध्य प्रदेश है उसकी जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगी। वहां पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से जनसंख्या कम हो जाएगी। तो मोस्टली जो
माइग्रेशन हो रहा है वो गांव से शहर के इलाके में हो रहा है, गांव से लेकर शहर। उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों लोग इतना जा रहे हैं शहर से शहर की तरफ, पलायन क्यों करते हैं, माइग्रेशन क्यों करते हैं? तो उसके कुछ कारण है। पहली चीज ये है, रूरल एरिया में पॉवर्टी है, गरीबी है, काफी लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बेरोजगारी है, केवल खेती है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, कुछ कोई आदमी पढ़ लिख गया तो वो गांव में क्या करेगा? अगर आप अर्बन एरिया में आएंगे तो वहां पर रोजगार मिल जाएगा, वहां कंपनियां हैं, वहां फैक्ट्रियां हैं, वहां पर घरेलू काम, बहुत सारे काम है वहां पे अलग अलग तरीके। पॉवर्टी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक आदमी गांव से आके शहर में आएगा तो वो अमीर हो जाएगा, लेकिन वो सेल्फ सस्टेन कर सकेगा, रोटी खा सकेगा अच्छे से, मतलब ठीक उसकी जिंदगी चलेगी। इसी को हम कहते हैं बेटर लाइफ कंडीशन, बेटर लाइफ कंडीशन। तो अगर आप अर्बन एरिया की बात करेंगे तो वहां पर बेटर लाइफ कंडीशन, BLC में लिख रहा हूं, अच्छी लिविंग कंडीशन इनको मिल जाती है। इसके बाद अगर आप देखें माइग्रेशन के इफेक्ट क्या होते हैं, इमिग्रेशन, और ई मतलब इमिग्रेशन, और आई मतलब इमिग्रेशन, ई मतलब एमिग्रेशन। आई, जब आपकी कंट्री में कोई आता है तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं, आई। जब आपकी कंट्री से कोई चले जाता है तो वो ई वाला इमिग्रेशन हो जाता है, ठीक। इमिग्रेशन, आपकी कंट्री से कोई चला गया बाहर, आपकी कंट्री से बाहर से कोई अंदर आया तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं। एयरपोर्ट में अगर आप जाएंगे, अगर एयरपोर्ट में जाएंगे तो आप जैसे एंटर करते हैं पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ता है इमिग्रेशन ऑफिसर को, क्योंकि आप इमिग्रेशन कर रहे हैं, इस कंट्री में आ रहे हैं, जा रहे हैं तो इमिग्रेशन हो गया। अच्छा, इफेक्ट जो होता है माइग्रेशन का, पॉपुलेशन साइज, मैंने कहा कि वो चेंज नहीं होती है ना। अगर आप इंटरनल चेंज हो रहा है तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन तो इंडिया की वही रहेगी। बस ये है कि एज सेक्स कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आदमी जा रहे हैं, आपने देखा है कि मोस्टली आदमी जो है वो गांव से शहर आते हैं, अपनी बीवी बच्चे और अपने माँ बाप को वहीं छोड़ देते हैं, वहीं रहते हैं उनके गांव में, वो यहां से वो पैसा भेजते कमा के। तो आदमी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कहां, शहर में, आदमी शहर में बढ़ जाते हैं और जो बाकी लोग हैं वो गांव में रह रहे हैं। तो इस तरीके से एक अर्बन पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रहा है। लोग जो है रूरल एरिया के वो कोशिश करते हैं अर्बन एरिया में आने की, ताकि उनको वो पॉवर्टी से निजात पा सके, उनको बेरोजगारी से निजात पा सके, और उनको अच्छी जीवन की जो अच्छी कंडीशन है लेने की वो हो सके। मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं, अभी मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा, काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। एडल्ट जो है 18 साल से ऊपर जिन्हें हम मानते हैं, तो 18 से लेकर जो 60 साल तक उसको हम 58.7% है। एजेड मतलब होता है जो बुजुर्ग हो गए, 7% हो गए, 60 के ऊपर जो हो गए, 59 के ऊपर बेसिकली माना जाता है इनको। और चिल्ड्रन मतलब हो गया 15 साल से नीचे, उनको हम चिल्ड्रन कहते हैं, 34.4%। तो मैं आपको इमिग्रेशन इमिग्रेशन के मैंने आपके बारे में बताया था, फिर से समझ लीजिए कि जब आपके कंट्री में कोई आता है तो आपने, जो आपकी कंट्री में कोई आ रहा है और एक आपकी कंट्री से कोई जाता है, मतलब एक कंट्री से जब हम चले जाएंगे तो हम कुछ और कहलाएंगे, जब हम हमारी कंट्री में कोई आ जाएगा तो हम उसको किसी और तरीके का नाम देंगे, ठीक। तो इमिग्रेशन एमिग्रेशन इसे कहते हैं। थोड़ा इमिग्रेटेड एमिग्रेटेड ये शब्द होते हैं, जो कंट्री से जाना और कंट्री से एक ही उसी कंट्री में आने की बात होती है। ई और आई में थोड़ा अंतर है, ठीक। तो ये एक इमिग्रेशन एमिग्रेशन तभी आता है जब आप बात करते हैं, जब आप इंटरनेशनल विस्थापन की बात कर रहे हैं, माइग्रेशन की। एज कंपोजिशन की मैं बात कर रहा था आपसे। एज कंपोजिशन में क्या होता है कि जब पॉपुलेशन में अलग अलग तरीके के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द हैं, तो अर्बन पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ी घटी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ पाएंगे कि 1951 में जो अर्बन पॉपुलेशन थी, यानी जहां जो शहरी जनसंख्या थी वो तकरीबन 17% थी, अब वो 2001 में आते आते 27.78 28% करीब हो गई। और 10 ही साल में, केवल 10 साल में, 1991 से लेकर 2001 में 1991 में 23 ऐसे शहर थे जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर थी। 2001 में आते आते ऐसी सिटीज, ऐसे शहर, ऐसे इलाके जहां पर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन हो गई है, वो अब बढ़ के 23 से 35 हो चुके हैं मात्र 10 साल में। और ये केवल इसीलिए हुआ है कि माइग्रेशन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है शहरी इलाकों में। मैं एज कंपोजिशन की आपसे बात कर रहा था। एज क्या हो सकती है आपकी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके ग्रैंडपा किस कैटेगरी में आते हैं, आपका एक छोटा बच्चा है या कहें छोटा भाई है, वो किस कैटेगरी में आता है।
तो हर एक एज के हिसाब से एज कॉम्पोजिशन डिफाइन किया गया है। तो एज कॉम्पोजिशन मतलब ये होता है कि अलग अलग एज ग्रुप में कितने लोग आते हैं, तो इसको डिवाइड किया जाए। डिवाइड करके, जैसे मैंने आपको ये एक पाई चार्ट दिखाया था, इसमें एडल्ट करीबन 59, एज करीबन 7% और करीबन 14% चिल्ड्रन हो गया। तो जितने पॉपुलेशन चिल्ड्रन, इसमें 3 भाग में डिवाइड करेंगे। एक चिल्ड्रन में डिवाइड करते हैं, एक हम वर्किंग एज में डिफाइन करते हैं, और एक एज्ड, बुजुर्गवार, रिटायर्ड लोग। तो इसमें जो चिल्ड्रन की एज है, अब देखें कि 3 कैटेगरी में चिल्ड्रन, जो भी 15 साल से कम के बच्चे होते हैं। तो 15 साल के जो बच्चे, जो 0 to 14 मान लीजिए, या बिलो 15, 0 and 15 इंक्लूसिव, इसमें इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि ये कुछ पैदा नहीं कर सकते, ये कुछ वो काम नहीं कर सकते, इनको खाना देना पड़ता है, इनको एजुकेशन देनी पड़ती है, मेडिकल केयर करनी पड़ती है, वो गार्जियन करते हैं या माँ बाप करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं, या ये वो कॉम्पोजिशन है एज की, या ऐसी पॉपुलेशन का पार्ट है जो डिपेंडेंट है। ये हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अब 34.4%, मैं 2001 की बात कर रहा हूं, 34.4% हो गई। अब वर्किंग एज में आइए, वर्किंग एज में है 15 से लेकर 59। ये ऐसा समय होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम यहां पर काम कर सकते हैं, क्योंकि समझदार हो जाते हैं, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, इकोनॉमी में इनका रोल होता है, ये काम कर रहे होते हैं, ये देश के लिए कुछ इनपुट दे रहे होते हैं, वर्किंग हो रही होती है, ये पैसा कमा रहे होते हैं और देश को आगे बढ़ा रहे होते हैं एक तरीके से। तो ये एक कॉम्पोजिशन हो गया, इसको हम वर्किंग एज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन और एजेड की कोई जरूरत नहीं है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिल्ड्रन ही तो वर्किंग एज बनेंगे, और जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो एज बन जाएंगे। तो ये करीबन आप देखें, ये जो एज है, ये वर्किंग एज, इसकी जो नंबर है वो 58.7% है। मैंने 6.9 लिख दिया, इसको 58.7 मानिए। अब ऐसे मान लीजिए जो रिटायर्ड लोग हैं, जो रिटायर हो गए, अब 60 पे तो रिटायरमेंट हो जाता है, सरकारी नौकरी में इनको जॉब नहीं मिलेगी। और इसके अलावा ये होते हैं कि बिजनेसमैन होंगे, तो वो एज ऐसी हो जाती है, उन्होंने अपना काम कर लिया होता है, तो 59 से ऊपर जो एज होती है उसको हम कहते हैं एज। गवर्नमेंट पीपल हो गए, रिटायर्ड पीपल, ये करीबन आपके कितना हो गया, ये हो गया 7%। मैंने यहाँ 58.67 लिख दिया, इसको आप 7 कर दीजिएगा, थोड़ा शिफ्टिंग कर दीजिएगा। सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि कितनी लड़कियां 1000 आदमियों में है, 1000 मेल में कितनी औरतें हैं, 1000 आदमियों के लिए कितनी औरतें हैं, ये समझ लीजिए आप। तो मान लीजिए 1000 आदमी है और 900 औरतें हैं, तो इसे हम कहेंगे जो सेक्स रेशियो है वो 900 हो गया। ठीक, इसको हम जेंडर रेशियो भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इक्वालिटी दिखा रहा है, समानता दिखा रहा है औरतों और मर्दों में। हमारे 1000 आदमी और 900 का डिफरेंस ले तो 100 औरतें कम हैं, 100 लड़कियां कम हैं। सेक्स रेशियो हमारा थोड़ा अनफेवरेबल है लड़कियों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, खासतौर पे हरियाणा, राजस्थान और कुछ ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, उसका कारण ये सेंसस जो है वो आपको दिखाता है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि 1951 में हर 1000 आदमी पे 946 औरतें थी। 2001 में हर 1000 आदमी में 933, कम हो गई ना ये। और ये बहुत, आप देख रहे होंगे कि ये बहुत कम नंबर है जो कम हुई, लेकिन ये अगर आप बड़े लेवल पे देखें, पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो आप देखेंगे, एक मजाक के तौर पे बताता हूं, ये 1000 आदमी है, 933 है, तो 67 लड़कियां कहां से लाओगे शादी करने के लिए। केरला, इसका सेक्स रेशियो है 1058, मतलब 1000 आदमियों में 1058, 58 औरतें ज्यादा है। पौंडीचेरी में हर 1000 आदमी में 1001 औरतें हैं। दिल्ली में अगर आप आए तो मात्र 821 है 1000 में। हरियाणा में भी ऐसी कंडीशन है, 861। पता है आपको क्यों ये केरला और पौंडीचेरी में समझदारी है, वहां के लोग लिटरेट है, समझदार है, वो औरतों और मर्दों में कोई डिफरेंस नहीं रखते, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान भी कहता है कि समानता का अधिकार। आप देखिए, मैंने कहा 160 लोग दिल्ली में कहां शादी करेंगे। तो एक लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, इसका मतलब लोगों में एक बड़ी इच्छा रहती है कि लड़का हो जाए, जो कि बहुत हमारे लिए
शर्म की बात है कि आज भी इस तरीके से सोचा जाता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको लिटरेसी रेट का, साक्षरता रेशियो 2001, जो भी 7 साल से ऊपर है, ऐसा कोई बंदा या बंदी जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज अगर कोई 7 साल से ऊपर का पढ़ या लिख सकता है, तो ये बच्चा कहे या ये बड़ा कहे, इनको हम कहेंगे लिटरेट है, ये साक्षर है। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, रीड और राइट कर सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं। मैंने आपका केरला का एग्जांपल दिया, ये सबसे आइडियल स्टेट है, हर मामले में ये देश से आगे है, ये अलग ही देश है, क्योंकि हर चीज यहां पर हम कंपैरिजन करते हैं। केरला में साक्षरता अच्छी, केरला में सेक्स रेशियो अच्छा, सब चीजें बेहतर है यहाँ पे। फिर एक लिटरेसी रेट बता दूं आपको, 2001 की बात करता हूं तो 64.84% था, मतलब 100 में से करीबन 69 लोग साक्षर कहलाए जा सकते हैं। 68 नहीं है, 64.84, मैं जरा नंबर चेंज कर रहा हूं, 64.84, 65 कर दीजिए। इसमें 75% जो थे वो मेल थे और करीबन 54% कितने हो गए, फीमेल। इसका मतलब एक तो देखिए, कैपिटल की बात करता हूं मैं, 90% लिटरेसी रेट है, और आप केरला चले जाइए, वहां तो 99% लिटरेसी रेट है, बेहतरीन लिटरेसी रेट है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या हुआ, हर एक आदमी को नौकरी करनी पड़ती है ताकि वो कुछ कमा सके और अपना पेट पाल सके। कोई एक आर्टिस्ट हो सकता है, कोई गायक हो सकता है, कोई मशीनिस्ट हो सकता है, कोई लेक्चरर हो सकता है, तो अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन लोग करते हैं ताकि वो कमा सके। इसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसका मतलब हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑक्यूपेशन है, काम करने हैं, कैटेगरी या विभाजन कर सकते हैं। पहली चीज है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी है सेकेंडरी एक्टिविटी, तीसरी है आपकी टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब सारी की सारी जो चीज प्रकृति से होती है, प्राकृतिक तौर पे, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, ऐसी चीजें जिसमें जो प्रकृति हमें देती है। एनिमल हो गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गए, एग्रीकल्चर खेती हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, क्वायरिंग हो गई, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। तो वो लोग जो इसमें लगे हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। और जब टर्शरी एक्टिविटीज है, अब प्राइमरी एक्टिविटी का मोस्टली जो प्रोडक्ट होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटी का इनपुट होता है, लेकिन जो टर्शरी एक्टिविटी है वो प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, उनके लिए हेल्प करता है, तो इसे हम टर्शरी एक्टिविटी कहते हैं। जो डेवलप नेशन देखेंगे आप, वहां पर जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी ज्यादा होती है। डेवलप नेशन में जैसे यूरोप में देख लीजिए, कनाडा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पर लोग मैक्सिमम लोग जो हैं वो किस में लगे हैं, वो टर्शरी एक्टिविटीज में लिए हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री की बात आप करें तो वहां पर मोस्टली वो प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हुए हैं, कृषि और कृषि से रिलेटेड चीजों में लगे हुए हैं। अगर नंबर की बात करें तो 64% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई है, और 13% जो है वो सेकेंडरी में, और 20% वो टर्शरी सेक्टर्स में है। हिंदुस्तान में टर्शरी सेक्टर का नंबर बढ़ रहा है और बढ़ गया है। आज के समय में लोग, जैसे मैं बता रहा हूं कि सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण बढ़ रहा है, और प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, इसलिए लोग प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी में जा रहे हैं। हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, अगर आप ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, क्या आप काम कर पाएंगे? क्या आप कुछ काम, आपको किसी से बात करने का मन करेगा, खेलने का मन करेगा, खाने तक का मन नहीं करेगा? तो एक हेल्दी बॉडी, एक अच्छी स्वस्थ बॉडी बहुत जरूरी हो जाती है जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं। तो किसी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में, देश के डेवलपमेंट के बड़े प्रोसेस में स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जिसे हम देखते हैं कि अगर डेथ रेट, लोग अगर उनका डेथ रेट हो रहा है, तो अगर आप देखिए, मैंने जो पहले बताया था आपको कि हेल्थ कंडीशन अच्छी हो गई है, मतलब अब स्वास्थ्य सिचुएशन अच्छी है, मतलब 1000 में 25 लोग मर जाते थे, डेथ रेट 1951 की बात करता हूं। अब देखिए 2001 में वो कितनी हो गई, 8, मतलब 25 लोग का देहांत हो रहा था, अब 8 लोगों का देहांत होता है। इसका मतलब डेथ रेट जो है वो वाकई में कम हुआ है ना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, कितने साल आदमी जी सकता है।
तो 1951 में ये माना जाता था कि 36-37 साल तक उम्र है, उसके बाद आदमी मर जाएगा। लेकिन 2001 की बात आई, ये उम्र हो गई 65 कर दीजिए इसको, 64.6। 2001 तक आते आते 65 साल तक आदमी जीता है। अब तो 70-80 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इंप्रूवमेंट कैसे हो गया? कैसे हो गया इंप्रूवमेंट? कैसे लोग जी पा रहे हैं, कैसे लोग मर नहीं रहे हैं? उसका मेन की है कि पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य के लेवल में तब्दीली। जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, जो छोटे छोटे वायरसेस होते थे, बैक्टीरिया होते थे, उससे लोग मर जाते थे। आपको याद होगा जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ था, लाखों लोग मर गए थे। लेकिन आज आराम से लोग साफ सफाई से रहते हैं, कोई भी दिक्कत होती है आप दवाई खाइए, ठीक हो जाते हैं। और भी बहुत अगर दिक्कत है उसके लिए सर्जरी है। तो हेल्थ जो है वो अभी भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बच्चे जो होते हैं उनको हम इम्यूनाइजेशन देते हैं, शुरुआत में इनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। कोई भी चीज जैसे चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजाइटिस, स्मॉल पॉक्स, बीसीजी, कोई इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आगे चल के इनको ये सब तकलीफें ना हो, ये दिक्कत ना हो ये। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो है इसमें। उसके अलावा जो कैलोरी है, लोग खाते जो है पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन, ये जो हमारा लेवल है जो सरकार कहती है उससे कम है। तो मल्टीन्यूट्रिशन यानी कि जो पूरी खुराक, स्वादिष्ट और न्यूट्रिएंट वाली खुराक लोगों को नहीं मिल पाती है। उसके बाद आता है, देखिए पानी से बहुत सारी डिसीज होती है, जैसे तपेदिक, ये अपना टाइफाइड वगैरह हो गया। तो अगर वहां पर साफ पानी नहीं है, गंदगी में आप रह रहे हैं, तो आप देखेंगे जो गंदगी में रहने वाले लोग हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं, उनको कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। ठीक, तो बहुत कम ये अवेलेबिलिटी है पॉपुलेशन को। एडोलेसेंट पॉपुलेशन की तरफ आते हैं। एडोलेसेंट मतलब ये होता है कि 10 से लेकर 19 साल, इसको हम एडोलेसेंट कहते हैं। ऐसे 10 ग्रोइंग चाइल्ड कहते हैं, इसको एडोलेसेंट एज कहते हैं। तो यहां पर आप देखें, एक 1/5 पॉपुलेशन है इंडिया की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर की तरह, रिसोर्स की तरह हम देखते हैं, क्योंकि यही आगे चल के देश का उद्धार करने वाले हैं, देश की इकोनॉमी में हेल्प करने वाले हैं। जैसे देखें, खाने की जरूरत, कैलोरी की रिक्वायरमेंट, इस समय शरीर बढ़ रहा होता है। किसी भी चाइल्ड या किसी भी एडल्ट से ज्यादा 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनको वो खाना खाते हैं, पीते हैं। अब देखें, हम जो गर्ल्स हैं वो मोस्टली लड़कियां जो हमारे यहाँ हैं, उनको एनीमिया हो रहा है, मतलब रेड ब्लड सेल आरबीसी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, क्योंकि उनके ब्लड लड़कियों का चला जाता है, उसके लिए उनको सब कहीं ना कहीं एक एडेड चाहिए होता है। लेकिन हमने देखा कि गर्ल चाइल्ड की चीजें कम है, वो उनको मेलन्यूट्रिशन होता है, वो प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, प्रॉपर उनको चीजें नहीं मिल पाती है। तो जरूरी ये है कि हम लिटरेसी बढ़ाएं और अपनी लड़कियों को खासतौर पे हम पढ़ाएं लिखाएं। एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बता देता हूं आपकी। तो गवर्नमेंट का की प्रॉपर पॉलिसी है। पहले आप शुरू में आप देखें तो फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन प्रोग्राम शुरू किया था, ताकि 1952 से कि भाई हेल्थ और वेलफेयर, लोगों की जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे। वो बेसिक ये था कि जो पेरेंटहुड है उसको ठीक से, बच्चे बहुत जल्दी ना हो जाएं, बहुत सारे ना हो जाएं, तो उनको प्लान करके, जैसे हम कहते हैं 2 बच्चे अच्छे, वो भी 3 साल का अंतर हो। फिर एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये एक ऐसा समय था जिसमें बहुत अच्छे एफर्ट जो पीक पे पहुंचे। तो एनपीपी का एम क्या था? एनपीपी का एम क्या है? इसका ये है कि भाई सबसे पहले 14 साल से कम जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, जो आरटीई के अंडर में भी आता है, राइट टू एजुकेशन है, कि 14 साल से कम बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। और जो बच्चे मर रहे हैं, 1000 बच्चों में जो मर रहे हैं, वो 30 से कम लेके आना है। मतलब कम से कम बच्चे मरे, कम से बच्चों का देहांत हो इससे पहले कि वो 1 साल तक पहुंच जाए। तो इतना एनपीपी पॉलिसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना 3 ईयर से ऊपर। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, जो भी डिसीजेज जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है उसके लिए इनको इंजेक्शन मिले, बच्चों को इंजेक्शन दे दिया जाए ताकि आगे चल के उनको ये डिसीज ना हो। दूसरी चीज ये है कि जो लड़कियों की शादी हो जाती है कम उम्र में, उसको आगे बढ़ाया जाए। वैसे आज अच्छा है, आज लड़कियां जो है 28, 30, 35 तक में शादी कर रही हैं, लेकिन एज गर्ल की जो पहले थी वो बहुत जल्दी
पहले उसको पढ़ा दिया जाए, वो पैरों पे खड़ी हो जाए, तब उसकी शादी की जाए। इसके अलावा जो फैमिली वेलफेयर है वो पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम हो, केवल सरकार नहीं कर सकती, लोगों को सबको पार्ट लेना पड़ेगा, तब काम बन पाएगा। एनपीपी 2000 और एडोलेसेंट में क्या रिलेशन है? तो एनपीपी देखिए 10 से 19 साल में जब जैसे बता रहा था एडोलेसेंट है, तो एनपीपी 2000 ये बताता है कि 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा अटेंशन उनको चाहिए। ये ऐसी पॉपुलेशन है जिन पे सबको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर इनको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, पौष्टिक आहार देना पड़ेगा। इसके अलावा इनकी जो जरूरतें हैं, क्या होता है कि इसमें सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं बच्चे या एडोलेसेंट। इस समय हो सकता है कि वो आपस में संभोग कर ले, वो प्रेगनेंसी हो जाए उनको, और लड़कियां जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी होती है जो संभोग के दौरान दोनों में हो सकती है। तो ये सब चीजें कम से कम हो, ये मेन इनकी पॉलिसी थी। इसके अलावा जो प्रोग्राम जो एनपीपी 2000 में इन 10 से 19 सालों के लिए किया गया, इसमें यह था कि शादी थोड़ा सा लेट हो, और बच्चे जो लड़कियां जो खुद लड़की बच्ची है वो अगर बच्चा कैरी करेगी तो कैसे होगा, वो तो खुद ही डेवलप नहीं हो पाई है। इसके अलावा यह है कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है, इसका मतलब संभोग किया जा रहा है लड़के लड़की द्वारा, और वो कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कोई कॉन्डम वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक समस्या है जो बच्चों को समझाई जानी चाहिए कि भैया करिए, लेकिन यूज करके करिए। इसके अलावा अगर हो भी जाता है तो भाई कॉन्ट्रासेप्टिव इजीली हो। अगर आप किसी दुकान पे जाएं तो कोई कुछ मांगते हैं, आप शर्म आती है, वो भी आपको ऐसा देखता है कि ये क्या कॉन्डम मांग रहा है, या ये कॉन्सेप्ट लड़की जाती है तो उसके लिए तो बड़ी लोग अजीब निगाहों से देखते हैं। ये बिल्कुल एक स्टिग्मा है, इसको हटाना चाहिए। सबके लिए सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा उनको खाने के अलावा चीज दिए, आयरन वगैरह दिया जाए, न्यूट्रिशन सर्विसेज दिया जाए, जो चाइल्ड मैरिज है उसको कम से कम किया जाए। अब मैं आता हूं, जरा आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ चीजें हैं जैसे जो हम रिवाइज कर सकते हैं। बांग्लादेश और जापान ही ऐसी जगह है, ऐसे देश है जो हमसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। केरला के पास बड़ा बेहतरीन सेक्स रेशियो है, 1000 लोगों में 1058 औरतें हैं। पौंडीचेरी का भी अच्छा है, 1001 है। दिल्ली और हरियाणा की हालत खराब है, ये 821 और 861। इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं, हमने 2001 किया, अब आप 2011 के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जानकारी आपको पता होनी चाहिए, है ना, लेटेस्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 2011 में जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 120 करोड़ थी। उसमें आदमी जो थे करीबन 60 करोड़ के करीब थे, औरतें भी करीबन 58 करोड़ मान लीजिए, और लिटरेसी जो है टोटल 74.04% हो गई। आदमी 82.14% पढ़े हैं, फीमेल जो है 100 में से 65 औरतें पढ़ी हैं। डेंसिटी पॉपुलेशन है 1 किलोमीटर में 382 आदमी लोग रहते हैं। इसके अलावा सेक्स रेशियो जो है वो 940 हो गया है, 940। इसके अलावा चाइल्ड सेक्स रेशियो 914 है, 1000 मेल्स में 914 फीमेल्स है। तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए।